जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 19 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। हम आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो पहली बात तो बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी माध्यम का बच्चा हो वो पढ़ सकता है। साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स आपको चाहे यूपीपीएससी दें, आप यूपीएससी दें, यूपीपीएससी दें, चाहे वो एसएससी दें, चाहे आप रेलवे की परीक्षा दें या कोई भी वनडे एग्जाम दें, उन सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है। आपको इनसे क्वेश्चन मिलने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ आप लोग इसके नोट्स बनाएं, पर डे इसका रिवीजन करें। इससे आपके करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जो इस समय का सिनेरियो चल रहा है वो सिनेरियो करंट का ही चल रहा है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनके नोट्स बनाइए, पर डे रिवीजन करिए, तो इससे आपको करंट अफेयर्स में आपकी कमांड अच्छी बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। आरबीआई रिलेथॉन 2026। केरलम में आरबीआई रिलेथॉन 2026। अभी अभी क्या हुआ है कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, मीन्स साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने क्या एक पहल चालू की है। इस पहल का नाम है आरबीआई रिलेथॉन 2026। इसका लॉन्च करता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है कि साइबर धोखाधड़ी जो होती है इसको क्या करना, रोकना। इसके तहत क्या किया गया है कि 150 संस्थानों को चुना गया है। कहाँ के संस्थानों को? केरला के, मतलब केरलम के 150 संस्थानों को चुना गया है। और उन संस्थानों में बच्चों को बोला गया है, जो भी बच्चे हैं उनको बोला गया है कि आप लोग रील बनाइए। क्या बनाइए? रील बनाइए। रील के माध्यम से जो भी लोग हैं उनको क्या करिए, अवेयर करिए। लोगों को क्या करिए, अवेयर करिए। अवेयर करने से क्या होगा कि वो लोग साइबर फ्रॉड के बारे में जानेंगे। साइबर फ्रॉड जैसे क्या हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, है ना, या फ़ोन करके, टेलीफोन कॉल करके पैसे मांगना वगैरह, जो भी चीज़ें हैं इनसे निपटने के लिए आप रील बनाइए। और एक क्या होगा, एक प्रतियोगिता होगी। एक क्या होगी, प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन होगा। और कंपटीशन में क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो ये मतलब कि डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से लोगों को, डिजिटल बैंकिंग के लिए लोगों को जागरूक बनाना, साइबर फ्रॉड से लोगों को अवेयर कराना, इसके लिए युवा शक्ति को शामिल किया। उनको, आपको पता है कि आजकल के युवा लोग रील बनाने में कितना आगे हैं, तो उसी के तहत, ठीक है। तो और क्या है कि भागीदारी बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट केंद्रीय बैंक द्वारा आकर्षक नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, मतलब पुरस्कार दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। इससे क्या है कि बच्चों का मनोबल वगैरह बढ़ेगा और जो भी रील वगैरह बनेंगी इनसे लोगों में जागरूकता फैलेगी। क्वेश्चन, आरबीआई रीलथॉन 2026 सेंट्रल लॉन्च विच स्टेट? केरलम। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित द्वारा आरबीआई रिलेथॉन 2026 शुरू किया है? केरलम में। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई रिलेथॉन 2026। आरबीआई रिलेथॉन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट इज ए क्रिएटिव कैंपेन टारगेटिंग स्टूडेंट अक्रॉस 150 कॉलेजेस इन केरलम। बिल्कुल सही बात है। ये केरलम के 150 कॉलेजों के छात्रों को लक्षित करने वाला एक रचनात्मक अभियान है। बिल्कुल सही बात है। द इनिशिएटिव इज जॉइंटली एक्सिक्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइटी एंड नीति आयोग। ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये किसने किया है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू किया है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या, केवल पहला सही हो गया। केवल पहला क्या है, सही हो गया। असरसाइजन क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द रिलेथॉन 2026 कंपटीशन। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिलेथॉन 2026 प्रतियोगिता की शुरुआत की है। बिल्कुल सही बात है। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रिक्वायर इनोवेशन पब्लिक अवेयरनेस ड्राइव लेवरिंग कंटेम्प्रेरी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही बात है। देखिए, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए समकालीन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए अभिनव जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, इसलिए तो ऐसा किया है इन्होंने। तो ASIR का एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा, नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी है। अभी अभी क्या किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जो है एक जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये आईआईटी कानपुर में बनाया जा रहा है। आईआईटी कानपुर आपको पता है कल्याणपुर में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके लिए कितने की सहायता दी जा रही है, मतलब इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? 500 करोड़ का क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और इसको गवर्न करने वाली, साथ ही साथ इस पर नज़र रखने वाली, प्लस इसको ड्राइविंग करने वाली एजेंसी क्या नाम है? नोडल एजेंसी द आर्मी डिज़ाइन
ब्यूरो एडीबी, मतलब सेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा जो है मेन मुख्यतः इसको क्या क्या संचालित किया जा रहा है। अच्छा, इसका एम क्या है कि सेना को ड्रोन टेक्नोलॉजी में अवेयर करना, कैसे क्या सेना जो है ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस कर सकती है, दुश्मनों पर नज़र रख सकती है, प्लस दुश्मन के सैन्य अड्डों पे हमला तक कर सकती है। आपको पता होगा कि हमारे देश में भैरव बटालियन लॉन्च की गई थी, भैरव बटालियन राजस्थान से लॉन्च की गई थी। और इस ये स्पेशली ड्रोन ट्रेन बटालियन है हमारे देश की, क्या है, ड्रोन ट्रेन बटालियन है हमारे देश की। फोकस ऑन एडवांस एरियल डायनेमिक्स, एआई ड्राइव सर्विलेंस पेलोड्स एंड स्ट्रेथ काउंटर ड्रोन मैकेनिज्म। मैंने बताया ना कि एरोडायनेमिक्स, ठीक है, एआई संचालित पेलोड वगैरह, और काउंटर ड्रोन मतलब कि ड्रोन हमले को नेस्त नाबूद करने या काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं। द न्यूली अप्रूव्ड नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब विल बी एस्टैब्लिश्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, आईआईटी कानपुर। नवीनीकृत राष्ट्रीय ड्रोन टेक्नोलॉजी हब निम्नलिखित किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा, आईआईटी कानपुर। रिगार्डिंग द नेशनल टेक्नोलॉजी ड्रोन, नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 500 करोड़ हैड बीन सैंक्शन्ड फॉर द प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय ड्रोन प्रौद्योगिकी हब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय मंजूर किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। द डीआरडीओ इज डेजिग्नेटेड सोल नोडल ऑपरेशनल ब्यूरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका एकमात्र नोडल पीड़न ब्यूरो है, नहीं, ये तो है नहीं, तो गलत हो गया ना, दूसरा गलत हो गया, पहला क्या हो गया, सही हो गया, है ना। आर्मी डिजाइन ब्यूरो है ना, तो इसके गलत हो गया। चलिए, आर्मी डिजाइन ब्यूरो चूजन एज नोडल एजेंसी फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी हब एट आईआईटी कानपुर, बिल्कुल सही बात है। सेना डिजाइन ब्यूरो को आईआईटी कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी हब के लिए नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है, बात बिल्कुल सही है। शैक्षिक नवाचार को सीधे सैन्य डिजाइन आवश्यकता के साथ एकीकृत करने से मानव रहित हवाई वाहनों का सामरिक समावेश में तेजी आती है, बिल्कुल सही बात है। इसी तो किया गया है कि क्या कहते हैं कि अगर आप एकेडमिक से जोड़ देंगे तो और भी इनोवेशन है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, इसलिए किया गया, बात बिल्कुल सही है। यूएसए ईरान ट्रिटी एंड स्विट्जरलैंड, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी क्या हुआ, आप लोगों को पता ही होगा कि ईरान और क्या कहते हैं यूएसए में युद्ध चल रहा है, ईरान, इसराइल और यूएसए तीनों में युद्ध चल रहा है। तो अभी भी क्या हुआ है कि दोनों के बीच में संधि हो गई है। संधि कहाँ हुई है, देखिए पहली बात तो ये ई साइन किया है, किसने किया है, ई साइन, जेडी वेंस। जेडी वेंस जी कौन है, ये जो है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए के क्या है, वाइस प्रेसिडेंट वीपी हैं। इन्होंने क्या है कि स्विट्जरलैंड में क्या किया है, ई साइन किया है, क्या किया है, ई साइन किया है। और ईरान की तरफ से किसने किया है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने किया है। तो ध्यान रखिएगा, ई साइन कहाँ पर हुआ, डॉक्यूमेंट में ई साइन, यहाँ दिख लीजिए ई साइन। इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ साइन किया गया है, ये किया गया स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिकली साइन तो हो गए थे, लेकिन आपको पता है कि अभी अभी फ्रांस में G7 समिट चल रही है, कहाँ पे चल रही, शहर का नाम याद रखिएगा, एवियन शहर में चल रही है। तो इसी एवियन शहर में यूएसए के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जी भी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है, यूएसए में है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में है, तो क्या हुआ कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो जी, इन्होंने क्या किया कि एक डिनर ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, वर्सलास में। कहाँ पे किया इन्होंने, वारिसलास में किया, फ्रांस में इन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया। वहां पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी को बुलाया और ईरान के प्रेसिडेंट जी को बुलाया, और दोनों से ऑफलाइन जो है वहां पर भी साइन करा लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन साइन कहाँ पर हुए, जहाँ G7 समिट हो रही थी, तो उन्होंने G7 समिट के दौरान ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो जी ने एक डिनर ऑर्गेनाइज कराया, और डिनर ऑर्गेनाइज कराने के बाद क्या किया कि वहां पर ही डोनाल्ड ट्रंप जी से भी क्या कर लिया, ऑफलाइन साइन करा लिए। अच्छा, इसमें कहा क्या गया है, देखिए पहली चीज क्या है, 14 हिस्टोरिक पॉइंट स्टेबलिशन एग्रीमेंट है, मतलब 14 सूत्रीय, ये क्या है, एक तरह का समझौता है। पहली बात, तुरंत सीज फायर होगा, ठीक, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तुरंत खोला जाएगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और जो भी क्या है कि लेबनान में इसराइल हमले कर रहा है, इसराइल लेबनान में हमले कर रहा है, देखिए इसराइल क्या है, हमास, हूती और हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, तीन से हमास परेशान है, सॉरी इसराइल परेशान है। तो इसराइल क्या कर रहा है, इस समय लेबनान पे हमले करता जा रहा है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लेबनान में हमले तुरंत रूप से क्या है, रोके जाएंगे। अच्छा, द स्टोरी 14 पॉइंट बायलैटरल ट्रीटी एम्ड एट डी एस्केलेशन बिटवीन यूएस एंड साइंड एट कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने वाली उद्देश्य से ऐतिहासिक 14 सूत्री द्विपक्षीय संधि किस देश में हस्ताक्षर हुई है? स्विट्जरलैंड। Which of the following elements are part of the 14 treaty signed agreement US and Iran ensuring completely free and open shipping lane in Strait of Hormuz? बात बिल्कुल सही है। हार्मोज जल जमरू के मध्य पूरी तरह से स्वतंत्र और खुले शिपिंग लेन सुरक्षित करना होगा। बात बिल्कुल सही है। टोटल सेसेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन और लेबनान सीमा पर सैन्य कार्रवाई पूर्णतः समाप्ति सही तुरंत रोकी जाएगी। बात बिल्कुल सही है। ईरान को अमेरिकी निगरानी में सीमित हथियार ग्रेड न्यूक्लियर संबोधन की अनुमति है। देखिए ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने क्या कह दिया कि आप हथियार बनाएंगे ही नहीं भैया, मतलब क्या हो गया? मतलब ये तो सही है बस आपका। ठीक है ना, चलिए। ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फॉर्म ए नॉन निगोशिएबल क्लॉज ऑफ स्विट्जरलैंड पीस अकॉर्ड। बिल्कुल सही बात है। हार्मुज जल डमरूक को खोलना स्विट्जरलैंड शांति समझौते का एक गैर पर काम में निगोशिएबल खंड है। सही बात, बिना समझौते के खोला जाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया के कुल पेट्रोलियम उपभोग का 5वां हिस्सा ईरान नियंत्रण वाली संकीर्ण परमाणु से गुजरता है। इससे तो भाई लोग परेशान। देखिए ईरान के पास क्या है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसके पास क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। उसको पता है कि जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज हम रोकेंगे तो पूरी दुनिया, मतलब जब जो भी क्या कहते हैं एनर्जी सोर्सेस है उनके लिए क्या होगी, परेशान हो जाएगी। इसलिए तो ईरान ने ऐसा किया है। अच्छा, अभी अभी क्या हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखिए पहली बात न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये विकासशील देशों का, विकास जो डेवलपिंग कंट्री है इनका एक क्या है, इनके द्वारा स्थापित किया गया एक बैंक है। 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फोर्टा लेजर जो डिक्लेरेशन था उसमें क्या की थी, इसकी परिकल्पना की थी कि एक जो है विकासशील देश, जो देश विकसित कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश हैं, उनके लिए भी एक बैंक होना चाहिए। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है। ठीक है ना, तो इसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब इसमें क्या है कि एक 10वां मेंबर जुड़ गया है, 10th मेंबर जुड़ गया, जिसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। तो माई उज्बेकिस्तान ऑफिशियल इंडस्ट्रियल लेटेस्ट एंड 10th मेंबर ऑफ एनडीबी। एनडीबी का क्या है, 10वां मेंबर है। और ये पहला सेंट्रल एशियन नेशन है जो ज्वाइन किया है। मतलब एक कह सकते हैं कि मध्य एशिया में पहला देश है जो ये इसको ज्वाइन किया है। अच्छा, ये क्या है, मैंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज का शायद वो है, एक ग्रुप है। अच्छा, इसको किसने एडवोकेट किया था? परिकल्पना मोदी जी ने किया था। इसकी फोर्ट लेजर डिक्लेरेशन में इसके क्या हुआ था, इसकी पास हुआ था इसको, और इसको 2015 में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया गया। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो आपको पता ही है पहले कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 तो मेंबर पहले से कोर मेंबर हो गए। बाद में इजिप्ट हो गया छठा, 7वां यूएई हो गया, 8वां बांग्लादेश हो गया, 9वां आपका अल्जीरिया हो गया, और 10वां आपका क्या हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन से क्या क्या मेंबर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में। ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जो है शंघाई चाइना में स्थित है। चलिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था का वैकल्पिक ढांचा वित्त पोषण प्रदान करने के लिए संघाई संचालित होता है, बताइए आपको। विच कंट्री रिसेंटली बिकम 10th मेंबर ऑफ द एनडीबी? उज्बेकिस्तान। कौन सा देश हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है? उज्बेकिस्तान। Consider the following statement regarding the NDB. It was established following Fortaleza declaration under the initial framework proposed during BRICS summit. BRICS summit में जो डिक्लेरेशन प्रपोज हुआ था उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हेडक्वार्टर लोकेटेड बीजिंग नहीं, कहाँ है, शंघाई में। तो गलत हो गया ना आपका, पहला सही है दूसरा गलत है, तो क्या हो गया, केवल पहला हो गया आपका। Non-BRICS developing nations like Bangladesh and Egypt have been integrated into the NDB framework. बिल्कुल सही बात है, ये ब्रिक्स के मेंबर तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है, ये इसमें शामिल है। बात बिल्कुल सही है। एनडीबी वाज इन्वेस्ट टू एक्सक्लूसिव रिस्ट्रिक्ट इट्स क्रेडिट एंड एक्सेस टू 5 ओरिजिनल फंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहा है कि एनडीपी की जो मतलब कल्पना है, मतलब ये अपने मूल सदस्य को ही ये देकर क्रेडिट, ऐसा नहीं है कि जो जो मेंबर उनको क्रेडिट क्या करता, प्रदान करता। इसलिए ए टू है, यार क्या है, गलत है। हेनसांग ट्रायलॉग नॉमिनेशन, अभी अभी क्या हुआ है कि आपको पता है कि हेनसांग जो एक चीनी तीर्थ यात्री है, इनकी जो ट्रेवलॉग है जिसका नाम क्या है, CU की, क्या नाम है, CU की। इसको क्या है कि इसको नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा यूनेस्को के लिए। किसके लिए किया जाएगा, यूनेस्को साइट के लिए। तो अभी अभी क्या किया है कि इसका यूनेस्को के लिए क्या करने के लिए, नॉमिनेशन करने के लिए चाइना और भारत जो है ज्वाइंटली रूप से क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जॉइंटली इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड चाइना फॉर इंटरनेशनल हिस्टोरिकल रिकॉग्निशन, मतलब कि संयुक्त रूप से इसको जो है मान्यता देने के लिए। अच्छा, आप इनके बारे में ह्वेनसांग को ह्वेनजांग भी कहते हैं। अच्छा,
ये क्या है, एक चीनी तीर्थयात्री हैं। ये किसके दरबार में आए थे, पुष्यभूति वंश के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी थे, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। इनको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, मतलब प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स कहते हैं इनको। ठीक है। और क्या है कि सीयू की शीर्षक ग्रंथ 7वीं शताब्दी के महान 7वीं शताब्दी में आए थे ना, 7th सेंचुरी में सीनियर थे, इनको राजकुमार कहते हैं, मैंने आपको बताया ही। इन्होंने कहाँ पर स्टडी की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में। कहाँ पर स्टडी की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने ही बताया था कि वहाँ पे एडमिशन क्या है, बहुत ही कठिन होता है। मतलब इन्होंने ही अपने ट्रेवलॉग में लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश है बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। इसमें वृत्तांत में क्या क्या है, जो ये आए थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब धार्मिक जीवन के लिए क्या है, ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इसको। इसको फेनसांग के सीयू को। तो हिस्टोरिक ट्रेवलर सीयू की रिसेंटली नॉमिनेटेड जॉइंटली बाय इंडिया रिटन बाय विच स्कॉलर, इसके ह्वेनसांग द्वारा। हाल ही में भारत और चीन ने संयुक्त रूप से नामांकित ऐतिहासिक यात्रा बताया सीयू की किस प्राचीन विद्वान द्वारा लिखा गया है, ह्वेनसांग ने। अच्छा, with reference 7th century China traveler Yuan Sang considers the following statement. He arrived and stayed in India during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य थे, गलत हो गया ना। पुष्यभूति वंश के राजा के रेन में आया था, गलत हो गया। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान भारत आया, रुका तो गलत हो गया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में विद्वतापूर्ण अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए, ये बात सही है। ही स्पेंट सेवरल ईयर्स टू परसुइंग स्कॉलर स्टडीज एट नालंदा, ये बात सही है, दूसरा सही हो गया आपका। Hensong CU be considered an invaluable primary text for 7th century Indian history, बिल्कुल सही बात है। हेनसांग के सीयू की को 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के लिए एक अमूल पाठ, प्राथमिक पाठ माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों माना जाता है भैया, क्योंकि हिज राइटिंग रिप्रेजेंटेड डिटेल्स आई विटनेस अकाउंट ऑफ एम्परर हर्षास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड चैरिटेबल असेंबलीज। उनका लेख सम्राट हर्षवर्धन की प्रशासनिक और धर्मार्थ सभाओं, महामोक्ष पर जहाँ का प्रयाग में होती थी ना, तो का विस्तृत प्रत्यक्षदर्शी विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्या है कि उन्होंने अपने आंखों देखा हाल लिखा हुआ है, इसलिए इसको सबसे ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। किसको मानते हैं, हर्षवर्धन की सीयूकी को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या हो गया, ये ए सही आर सही दोनों इसका व्याख्या भी करता है। ग्रेव 3 म्यून टेलीस्कोप, अभी अभी क्या हुआ है कि ग्रेव 3 म्यून टेलीस्कोप क्या है, स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, ये स्टैब्लिश किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, तमिलनाडु में। ज्वाइंटली मॉनिटर्ड एंड मेंटेन बाय प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ भारत और जापान के दो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा ये क्या क्या स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, मैंने बताया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ, ऊटी में। ऊटी का नाम आपने सुना होगा। ऊटी में भी कहाँ पर, देखिए ऊटी क्या है, 2200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। और वहां पर ये नीलगिरी के पहाड़ियों में जो ऊटी है, वहां पर इसको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अच्छा, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, जो भी सन से जो मैग्नेटिक निकलते हैं, मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं सन से, क्या निकलती हैं, जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती है, उनको क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा। क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो स्प्रेड हेड द मैग्नेट, अच्छा ये क्या करेगा, मैंने बताया ना कि सूर्य से जटिल चुंबकीय सौर ज्वालाओं और पृथ्वी के वायुमंडल में पड़ने वाले प्रभाव का गहराई से अध्ययन करेगा। अच्छा अच्छा, ये क्या करता है, ऑपरेट एज कटिंग एज हाई एनर्जी कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप। मतलब ये है क्या, ये एक आधुनिक उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरण अवलोकन टेलीस्कोप है। मतलब ये क्या करेगा कि जो ऊर्जा होती है उसको अवलोकन करने का काम करेगा। अच्छा, इसकी एजेंसी कौन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मतलब जो इसका संचालन किया जा रहा है भारत में, किसके द्वारा किया जा रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेव्स 3 म्यून टेलीस्कोप, क्या नाम है, ग्रेव्स 3 म्यून टेलीस्कोप। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो ग्रेव्स 3 हाई एनर्जी कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड विच स्टेशन, कहाँ पर, ऊटी तमिलनाडु में। ग्रेव 3 उच्च ब्रह्मांडीय किरण वेधशाला टेलीस्कोप भारत के किस स्थान पर है, ऊटी तमिलनाडु में। With reference to Graves 3 Mune telescope, consider the following statement. It is a bilateral scientific collaboration between India, Germany, गलत हो गया ना, हमने जापान की बात की, जर्मनी, तो क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये भारत जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वैज्ञानिक सहयोग है, गलत जवाब। वेधशाला का संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा किया जाता है, ये बात सही है। तो ऑब्जेक्टिविटी ऑपरेटेड बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या किया, दूसरा सही हो गया। द ग्रेव्स टेलीस्कोप ट्रैक म्यून इंटेंसिटी टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर डायनेमिक्स। सौर वायुमंडलीय गतिकी का अध्ययन करने के लिए ग्रेव्स टेलीस्कोप की तीव्रता को ट्रैक करता है, बिल्कुल सही बात है।
म्यू जनरेटेड फ्रॉम कॉस्मिक रे इंटरेक्शन हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड कोरोनल मास इंजेक्शन। ब्रह्मांडीय किरणों को अंतः क्रिया से उत्पन्न म्यून और सौर चुंबकीय क्षेत्र को कोरोनल मास इंजेक्शन में होने वाले परिवर्तनों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, संवेदनशील हो तभी डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए तो उसको लगाया गया है। तो क्या ए सही, आर से उसकी व्याख्या करता है। चलिए, अभी अभी क्या हुआ, हाल ही में क्या है कि ब्राजील में मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया की मीटिंग हुई है। 18वीं मीटिंग हुई है, क्या हुई है, 18वीं मीटिंग हुई है फार्माकोपिया की। कहाँ पर हुई है, ब्राजील में हुई है। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो 17वीं मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। 2025 में जो इसकी मीटिंग हुई थी 17वीं, कहाँ पर हुई थी, ब्राजील में, सॉरी नई दिल्ली में हुई थी। और इस बार की जो 18वीं मीटिंग हो रही है कहाँ पर हो रही है, ब्राजील में हो रही है। अच्छा, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहे थे, 17वां एडिशन लिखिएगा ना, इस घर लिख के यहाँ पर। अच्छा, नई दिल्ली में की गई थी और 2026 में 18वां कहाँ, ब्राजील में किया जा रहा है। इसमें करते क्या है, अच्छा इसकी भारत की तरफ से कौन जा रहा है, तो भारत की तरफ से भारतीय फार्माकोपिया आयोग, मतलब भारत की तरफ से इस पे भारतीय फार्माकोपिया आयोग जो है इसको लीड कर रहा है। अच्छा, ये करता क्या है, देखिए ये क्या करता है कि वैश्विक लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो मेडिसिन होती है उनके स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, तय करता है। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिसिन एट ग्लोबल लेवल कैन बी डिटरमिन, उनको मतलब समझा जाता है और उनको क्या कहते लागू किया जाता है कि वैश्विक स्तर पे क्या लेवल होने चाहिए। ये विभिन्न देशों के बीच विनियामक संरेखण सूचित करता है मिलावटी घटिया दवाओं की वैश्विक स्तर पर रक्षा। सही बात है, मिलावटी और घटिया दवाओं से रक्षा करने के लिए क्या है, इसको करा जाता है। 8th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया इन 2020 शेड्यूल टेक विच प्लेस, कहाँ पर है, ब्राजील पे। 2026 में विश्व फार्माकोपिया की 18वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस देश में आयोजित होने वाली है, किस देश में होने वाली है, ब्राजील में। कहाँ पर होने वाली है, ब्राजील में। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपिया। 15 एडिशन, गलत जवाब। 15 एडिशन थोड़े होस्ट हुआ था दिल्ली में। 15 एडिशन ऑफ द ग्लोबल मीट होस्ट 2026 बाई इंडिया न्यू दिल्ली हुआ था, लेकिन 17वां हुआ था भैया। विश्व फार्माकोपिया की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस वैश्विक बैठक के 15वें संस्करण में मेजबानी 2025 में भारत द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। गलत जवाब। द अपेक्स रिप्रेजेंटिंग एजेंसी फ्रॉम इंडिया इज सेंट्रल ड्रग, गलत गलत। भारत को से भाग लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय औषधि मानक, नहीं नहीं। तो क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, ये दोनों गलत हो गया, ना तो एक ना तो दो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपी मीटिंग इज टू स्टैंडर्डाइज द ड्रग क्वालिटी एट ग्लोबल लेवल। बिल्कुल सही बात है, इसका एम क्या है कि ड्रग क्वालिटी को विश्व लेवल पे क्या करना, इसको बताना। अच्छा, अलग अलग और ढीले राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मानकों का नकली औषधि दवाई की सीमा पर तेजी पर, बिल्कुल सही बात है। मानक ढीले होते हैं तो नकली दवा का प्रसार क्या होता है, तेजी से होता है, इसलिए तो इसको करा जा रहा है। दोनों सही हो गया आपका, एक और दोनों सही, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। सॉरी, बी नहीं, ना ये ए है। डिकमीशनिंग ऑफ सीकिंग MK-42B फ्लीट, देखिए अभी भी क्या हुआ है कि एक इंडियन नेवी का क्या था, भारतीय नौसेना का क्या था, एक हेलीकॉप्टर था जिसके हेलीकॉप्टर की फ्लीट थी, उसका नाम क्या था, सीकिंग MK-42B फ्लीट। इसको क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया, डिकमीशन था, इसको रिटायर कर दिया गया है। अच्छा, सेवा मुक्त कर दिया गया। ये सेवा कब से दे, 36 वर्षों से दे रहा था, है ना। अच्छा, समुद्र किनारे में पनडुब्बी रोधी सेवा प्रदान करने के लिए सेवा, मतलब कहाँ क्या क्या सेवा प्रदान करता था ये, सर्विलांस करता था समुद्र में, और क्या करता था, एंटी सबमरीन वारफेयर के रूप में अपनी सेवाएं देता था। अच्छा, लोकप्रिय इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते थे, फेमसली रिफर टू नेवल रोल एज अ फ्लाइंग फ्रिगेट कहते थे। क्या कहते हैं, फ्लाइंग फ्रिगेट। अच्छा, मतलब ये फ्रिगेट, मतलब देखिए आपको मैंने बताया था कि रडार के नजर में नहीं आता था, तो इसीलिए क्या था, इसका फेमस, इसको क्या कहते हैं, फ्लाइंग फ्रिगेट कहते थे। क्या कहते थे इसको, फ्लाइंग फ्रिगेट कहते थे। अच्छा, और इसके कंप्रिहेंसिव रडार और वेपन कॉन्फ़िगरेशन के चलते इसको फ्लाइंग फ्रिगेट कहते थे। इसको क्या कर दिया, इसका कमीशन समारोह कहाँ हुआ, डिकमीशन समारोह, ये मुंबई में हुआ। मतलब मुंबई में एक समारोह में इसको क्या कर दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया गया। अगर इसकी जगह लिया कौन है, तो MH-60R, ये ध्यान रखिएगा। ये MH-60R जिसको सी हॉक हेलीकॉप्टर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। MH-60R जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है, इसमें इसको बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। द सी किंग MK-42B fleet which were recently decommissioned after 36 years of service was famously known for which of the following, flying frigate,
हाल ही में 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किए गए सीकिंग MK-42B बेड़ों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? फ्लाइंग ब्रिगेड। Regarding the decommissioning of Seeking Mk-42B helicopter, consider the following statement. The formal decommissioning ceremony took place at Visakhapatnam Naval Dockyard. गलत जवाब हमने कहा बताया, मुंबई में हुआ है। औपचारिक सेवा मुक्त समारोह विशाखापट्टनम, गलत हो गया। द फ्लीट इज बीन सिस्टमेटिकली रिप्लेस्ड बाई एडवांस MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, बात बिल्कुल सही है। इस बेड़े का व्यवस्थित रूप से उन्नत MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है, बात बिल्कुल उचित है, सही है। तो क्या हो गया आपके बाद? 2 सही हो गया आपका। अच्छा, Seeking MK-42B was widely labeled as flying frigate by static experts, बिल्कुल सही बात है। रक्षा विशेषज्ञ द्वारा सीकिंग MK-42B को व्यापक रूप से फ्लाइंग फ्रिगेट का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया भैया? क्योंकि इसके पास अद्वितीय रडार मैपिंग क्षमताओं के साथ साथ घातक एंटी मिसाइलों और टारपीडो संचालन की क्षमता दी थी, तो भाई किया गया है, बिल्कुल सही है। टारपीडो हो गया, एंटी शिप हो गया, करता है, तो किया गया है इसको। ब्रेन ईटिंग अमीबा आउटब्रेक इन केरलम, अभी भी क्या हुआ है केरल राज्य में, केरल राज्य में क्या है कि इस ब्रेन ईटिंग मतलब दिमाग खाने वाले अमीबा से क्या हो गया है, 33 से लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। 33 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। अच्छा, इससे क्या हो गया है, अचानक उछाल देखा गया है। केरल में दुर्लभ मामले में उछाल देखा, जिसके सहित संचयी मौतों का आंकड़ा 33 हो गया है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, नेगेरिया फ्लोवेरिया, क्या है इसकी टेक्सोनॉमिक रूप से, इसके पहचान नेग्लेरिया फॉलरी रूप में है। आवास पहचान, अच्छा फैलता कैसे है ये, गर्म दूषित स्थिर, मतलब गर्म पानी, दूषित पानी, स्थिर ताजे पानी के स्रोत, झील हो गए, गर्म हो गए, हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं कहते जिनको, उनसे ये क्या कहते हैं, फैलता है। खराब क्लोरीन वाले पूल, मतलब ऐसे पूल जहाँ क्लोरीन वगैरह नहीं हो अच्छे से, है ना। पानी के माध्यम से फैलता है। सांस लेने के दौरान, बस अब तैरते समय लोग सांस लेते हैं ना, उससे फैलता है, नाक के रास्ते प्रवेश करता है। पानी के पीने से, पीने वाले पानी हवा रास्ते से नहीं फैलता है, ध्यान दीजिएगा। ये पीने के पानी या हवा के रास्ते से नहीं फैलता, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रभाव का तंत्र, ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जो टिश्यूज होते हैं उनको नष्ट कर देता है या उनको खाने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, एमेबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, एमेबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस होता है। तो वो क्या होता है, आपके ब्रेन में एक मेनिंजेस होता है, मेनिंजेस फ्लूइड रहता है, तो उसी को इफेक्ट करता है। इससे क्या हो जाता है, एमेबिक मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। द लेथल ब्रेन ईटिंग अमीबा रिस्पॉन्सिबल रिसेंट फैटलिटीज इन केरल रिसेंटली सर्टिफाइड एज एमीबो हिस्टोलिका, क्या नाम है, इटामीबा हिस्टोलाइका। केरल में हाल ही में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार घातक ब्रेन ईटिंग अमीबा को वैज्ञानिक रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसको जो है वर्गीकृत किया गया है नेग्लेरिया फॉलरी। अच्छा हाँ, ये देखिए एंटामोबिया नहीं, नेग्लेरिया फॉलरी, ठीक है ना। चलिए, consider the following statement regarding Naegleria fowleri. It primarily infects the human when the contaminated water enters the oral ingestion, गलत जवाब। मैंने कहा था कि पीने के पानी से नहीं फैलता ये पीते समय, ठीक है। नाइग्रिया लुनेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य रूप से मनुष्यों को तब संक्रमित करता है जब दूषित पानी पीने से पानी के माध्यम से मौखिक मार्ग से सही प्रवेश करता है, नहीं, गलत जवाब। ये प्राथमिक अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस है, जो नामक एक अत्यधिक घातक मस्तिष्क संक्रमण स्थिति पैदा करता है, बिल्कुल सही बात है। इट लीड टू हाईली फैटल ब्रेन इन्फेक्शन नोन एज प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो इंसेफेलाइटिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, भाई इंसेफेलाइटिस करता है ना मेनिंजिस में, तो दूसरा सही हो गया आपका। चलिए, हेल्थ अथॉरिटी डिस्करेज ड्राइविंग एन अनक्लोरिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर बॉडी ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर समर। स्वास्थ्य अधिकारी उस तापमान वाली गर्मी के दौरान बिना खुलने वाले गर्म ताजे पानी निकाय में गोता लगाने तैरने के खिलाफ सलाह देते हैं, बिल्कुल सही बात है। गर्म पानी वगैरह में हमको गोता नहीं लगाना चाहिए, ठीक। और क्या कह रहा है कि स्थिर उस तापमान वाला ताजा पानी रोगजनक नेगेरिया फॉलरी को तेजी से विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। गर्म पानी से क्या सांस के रास्ते जब हम तैरते हैं सांस लेते फैलता है, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों सही एक्सप्लेनेशन। आज की लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है, एमओयू बिटवीन अशोक लेलैंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अभी अभी क्या हुआ कि अशोक लेलैंड और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बीच क्या हुआ समझौता हुआ। इसके मंत्री कौन, नितिन गडकरी जी। अच्छा अच्छा, समझौते में क्या हुआ है, समझौते में ये हुआ है कि जो भी पुराने व्हीकल्स है, मतलब इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी कौन सी है,
स्विच मोबिलिटी मतलब अशोक लेलैंड है, ये क्या बनाती है आपको पता है? ट्रक और बसेस बनाती है। ट्रक बनाती है और क्या बनाती है? बसेस बनाती है। अच्छा, इसकी सिस्टम कंपनी है, इसका नाम क्या है? स्विच मोबिलिटी। क्या नाम है कंपनी का नाम? स्विच मोबिलिटी। अच्छा, इस कंपनी द्वारा क्या किया गया है? दिल्ली क्या कहते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत क्या है कि जो भी दिल्ली एनसीआर का एरिया है, मतलब दिल्ली प्लस दिल्ली एनसीआर, ध्यान रखिएगा मेरी बात का, दिल्ली प्लस दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन जो है, ठीक है, इसके क्षेत्र को क्या किया जाएगा? जो भी पुराने वाहन है उनको क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा। अच्छा, मतलब जो पुराने प्रदूषण फैलाने वाले बड़े बड़ी संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से क्या प्रस्थापित किया जाए, मतलब कि चरणबद्ध तरीके से, जिसको भी मान लीजिए जिसके पास BS4 इंजन है, जैसे मान लीजिए किसी के पास BS4 इंजन है, अब उसको अपग्रेड करना है ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में करना है, BS6 इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो क्या करेगा कि इसको जो है क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है, और उसको क्या जैसे 8% छूट मिल जाएगी, और भी कुछ छूट वगैरह मिल जाएगी टैक्स वगैरह में, जिससे क्या होगा कि लोग का प्रोत्साहन बढ़ेगा खरीदने की तरफ। और साथ ही साथ जो पुरानी व्हीकल जो धुआं फैलाने वाली, वो भी धीरे धीरे क्या होंगे? रिप्लेस होंगी। वो भी क्या धीरे धीरे क्या होंगी? रिप्लेस होंगी। तो इसके तहत ही क्या हुआ? समझौता हुआ है। इसके स्क्रैप रिप्लेसमेंट कार्यक्रम में पुराने वाहनों के बदले मालिक को नए वाहन खरीद पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। मैंने बताया आपको कि जो नए वाहन है उनपे क्या है? आपको खरीद पे विशेष छूट आपको क्या है? दी जाएगी। इसी के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। द हाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिसेंटली साइंड ए MOU, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट फॉर व्हीकल मॉडर्नाइजेशन विच मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी का आधुनिकीकरण के लिए हस्ताक्षर किया? किससे किया? अशोक लेलैंड से किया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू MOU साइन फॉर मॉडर्नाइजिंग हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इनिशियल फेज ऑफ व्हीकल रिप्लेस विद एसयूवी फ्रॉम मुंबई। गलत जवाब। कहाँ से हुआ? नई दिल्ली से हुआ है ना, मुंबई महानगर क्षेत्र से थोड़ा नहीं किया जाएगा, गलत हो गया। द ओल्ड BS4 कंपेयर व्हीकल विल बी रिप्लेस विद एडवांस BS6 स्ट्रक्चर ऑफ इको फ्रेंडली ईवी। बिल्कुल सही बात है। मतलब पुराने जो वाहन है उनको हटा के BS6 जो है ईवी से रिप्लेस किया जाएगा, बात बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो इसमें क्या हो गया? देखिए आपका क्या हो गया? दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। नेक्स्ट करते हैं। स्पेशल फाइनेंशियल डिस्काउंट स्ट्रक्चर इनटू द न्यू कमर्शियल व्हीकल सेल्स फ्रेमवर्क अंडर द MOU। बिल्कुल सही बात है। इस समझौता ज्ञापन के तहत वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री के लिए विशेष वित्तीय छूट की व्यवस्था की गई। मतलब अगर आप लेंगे तो आपको स्पेशल छूट मिलेगी। Incentivizing trucks and bus operator help accelerate the phase out the high emission commercial fleet from congested urban zone। क्या कह रहा है कि ट्रक और बस ऑपरेटर को प्रोत्साहित करने से भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में उच्च उत्सर्जन और वाणिज्यिक वाहनों को तेज हटाने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रक और बस ऑपरेटर प्रोत्साहित होंगे तो भीड़ भाड़ इलाकों से हटेंगे, तो उत्सर्जन वगैरह कम होगा। इससे कम होने से क्या लोगों को फायदा ही तो मिलेगा। तो इस तरह हमने 19 जून करंट अफेयर्स खत्म की। PDF टेलीग्राम चालू होने के बाद @सौरभ सिविल एकेडमी पे आपको PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़िए, डेली नोट्स बनाइए, और संडे संडे मैं आपको क्या करूँगा कि इसके MCQ भी मैं डालते जाऊँगा ताकि आप MCQ भी रिविजन कर लें, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में अपनी स्ट्रेंथ क्या करें? बना सके। बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया ही। साथ ही साथ मैं आपको 30 MCQ सोचिए पर डे कराता हूँ। आपको जनरली कहीं भी कोई इतना MCQ नहीं कराएगा हर टाइप के। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करिए, और कमेंट करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।